जैसे आप देखो जो बीम का डिजाइन होता है, सुन लीजिए बेटा थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ का भी है। जो बीम की आपकी डिजाइन होती है, आप ऊपर देखो बीम बना हुआ है। बीम की डिजाइन हाइट हम लोग ज़्यादा रखते हैं कंपेरिजन टू क्या विथ की तुलना में हाइट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा रखी जाती है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हमारा मन करता है ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जितने मटेरियल का ये बीम बनाया गया है, अगर इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करना मतलब क्या, जैसे ये हाइट अपवर्ड है, इसको जो विथ को बना दीजिए और इसकी हाइट जितनी आज के डेट में विथ है वो कर दिया जाए, तो उसकी इसमें इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, यानी कि जो पावर वेट अपेयर का क्या वेट यहाँ पे लोड अपेयर करने में क्या कैपेबिलिटी होगी वो घट जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी बीम की डिजाइन होती है, इन्हें मैंने कहीं किसी बिल्डिंग में उल्टा देखा भी था, ठीक है। किसी बिल्डिंग में उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, ऊंचाई कम से बनाने वाला वो विद्वान रहा होगा, ठीक तो उस कंडीशन में क्या था कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और ऊंचाई क्या थी वो कम थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर सेम मटेरियल का, अगर मटेरियल हमारा कैसा है सेम है, सेम मटेरियल का अगर आपका बनाया हुआ है, तो उस केस में हाइट जो होती है ऑलवेज विथ के रिस्पेक्ट में ग्रेटर रखा जाता है। जनरली रेशियो आपका होता है वो 1:1.25 से लेकर 1.5 के बीच में रखना ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। जैसे ऐसा भी नहीं कि इतना है जितनी इसकी हाइट रखी गई है, अब इसकी विड्थ को आधा कर दो और ऊंचाई को क्या कर दो पूरा 5 फीट कर दीजिए, तो भी स्टेबिलिटी क्या होती है फिर रिड्यूस होती है। बेटर जो रिजल्ट आता है कि विड्थ के रिस्पेक्ट में हाइट जो है आप लोग क्या 1.5 टाइम रखा जाए, ठीक। जैसे आप लेते हो ना, आप देखे होंगे जो घरों में नॉर्मल घर में बीम डालते हैं, ठीक है। अभी जब बड़े हार होते हैं तो आपकी ऊंचाई क्या होती है, चौड़ाई आपकी बढ़ानी पड़ती है। तो उस केस में जैसे मान लो ये 1 फीट गया है, विथ 1 फीट है और हाइट लगभग आपका 1.5 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, ठीक। तो कंडीशन जो रेशियो होता है वो बेटर रेशियो 1:1.25 से लेके आपका 2 तक ले सकते हैं। मोस्टली वैसे 1.25 से लेके 1.5 तक लिया जाता है, बट 2 तक आप तक ले सकते हैं, ठीक। उससे ज़्यादा लेते हैं तो भी वहाँ पे अपनी कंट्रोवर्सी आती है, थोड़ा सा बाकी फैक्टर साइड बेंड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए जो रेशियो रखा जाता है, बेटर जो माना जाता है, सबसे बेहतर जो माना जाता है 1:1.5 जो मतलब 1 फीट अगर आपने विड्थ रखा है तो 1.5 फीट क्या होना चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपका जो रेशियो होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है। बाकी आप 2 तक कर लेते हैं तो भी चल जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में केसेस आपके होते हैं जो विड्थ बनाई जाती हैं या जो भी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है, उनकी विड्थ और क्या हाइट का रेशियो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। आगे उसी पे है कि बेटा आपका कोई आपका बीम है या कोई आपका क्या गटर आपने बनाया, उस पर आप लोड अप्लाई किया, क्या किया आपने लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करेंगे तो लोड जो वियर करेगा उसकी कैपेसिटी जो होगी, वियरिंग कैपेसिटी कितना लोड वो वियर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, किन किन फैक्टर से होगा। जैसे मान लो आया ही है कि जनरल आपका एक बीम डिजाइन किया गया जिसकी लंबाई आपकी है, लेंथ विड्थ आपकी वी है और हाइट हमने क्या ले लिया ये। अब इस केस पे बोला जाता है कि अगर हम लोग लोड अप्लाई करते बीच से, जब लोड अप्लाई करेंगे बेटा ये सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट है आपका, सपोर्ट पे आपका लगाया गया है। अब इस पर अगर आप एक लोड अप्लाई करेंगे तो बीच में क्या करेगा, वो दबेगा, कंप्रेस होगा, ठीक। तो उस केस में जो कंप्रेशन होगा या इसकी वेरिंग कैपेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो लास्ट में कल आपने क्या कर लिया था बेटा, लास्ट में क्या किया था, नेक्स्ट हेडिंग कर दो। वैसे आता है एप्लीकेशन आप इलास्टिसिटी में, क्या एप्लीकेशन आप इसमें इलास्टिसिटी में तो लिखेगा
हेडिंग करिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बीम, स्ट्रेंथ ऑफ बीम, जो बीम आपकी होती है उसकी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ क्या होगी, किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम। अब तो सर जैसे आप लोडी मान रहे बेटा तो सरिया ज़्यादा करके उससे लोडने लेने मान बेटा सरिया ज़्यादा करते हैं, सरिया उसी की वजह से आपकी इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। खाली अगर मिट्टी और उसका डाल देंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। उसकी रिसीव जैसा हमें लोड देना होता है उससे गाड़ी उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन की क्या उतना ही उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा बीम, बीम, BEAM, बीम लिखिएगा। इन डिजाइनिंग बीम, बीम को डिजाइन करते समय लास्ट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का, इन डिजाइनिंग बीम फॉर द यूज ऑफ सपोर्ट, फॉर द यूज ऑफ सपोर्ट, फॉर द यूज ऑफ सपोर्ट ए लोड सपोर्ट द लोड लिखिएगा। बीम इज डिजाइंड such that इट्स डेप्थ, डेप्थ मतलब ये है, यहाँ पे डेप्थ कह लो या हाइट कह लो, ठीक है, जो भी कह लो, इट्स हाइट करो, हाइट समझो ना, इट्स हाइट इज सच दैट इट्स हाइट इज ग्रेटर दैन width, BREATH, width of the beam, width of the beam, width of the beam, BREATH, width of the beam, because कहाँ से बेटा, greater than its width, greater than BREATH मतलब चौड़ाई जो होगी, width of the beam, because the depression developed in beam, is given by relation देखिए डेल्टा इक्वल टू, अभी हम इसका डिजाइन दूसरा बनाते हैं बेटा, जैसे हमने सीधा स्ट्रेट बनाया है, अभी जब यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगी, बेंडिंग होगी, और जो बेंडिंग होगी वही डिप्रेशन शो करेगा। देखिए डेल्टा इक्वल टू डिप्रेशन जो उसमें डेवलप होगा, डेल्टा इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस, वाई या लोड क्या है, लोड डब्ल्यू इंटू एल क्यूब, डब्ल्यू इक्वल टू लिखो डब्ल्यू, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल क्यूब अपॉन 4 वाई हमें यंग मॉडुलस है बेटा, वाई इंटू बी इंटू एच क्यूब, डब्ल्यू इंटू एल क्यूब अपॉन 4 वाई बी इंटू एच क्यूब। जो डिप्रेशन डेवलप होगा बेटा, डब्ल्यू यहाँ पे लोड है, वह डब्ल्यू क्या है, लोड अप्लाइड ऑन बीम, अप्लाइड ऑन बीम, बीम पे जो लोड अप्लाई करेंगे बेटा, यल हो गया लेंथ ऑफ बीम, वाई है बेटा यल क्या पहले से नीचे, बी हो गया विड्थ, विड्थ ऑफ बीम, एच हाइट, हाइट ऑफ, हाइट का मतलब ये है बेटा, हाइट का मतलब सीधा सीधा मत खा करेंगे, हाइट ये पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ बीम, और वाई है यंग मॉडुलस, ठीक, इसका जो एक मॉडुलस है वो बेटा हमारा क्या है, मटेरियल जिसका बनाया गया, डिजाइन किया गया है, वो क्या है आपका वाई। तो यहाँ से दिखा लेते हैं कि इसमें डिप्रेशन क्या होगा। डिप्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग दूसरा एक डिजाइन कर लेते हैं लोड अप्लाई करके,
लोड आ जाएगा। इस पर जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये कितना है W, ये लोड जो अप्लाई कर रहे हो कितना है आपका W है। तो सपोर्ट किया हमने, ये लेंथ जो होता है ना, जिस सपोर्ट से सपोर्टेड है, ठीक है, वहाँ के बीच की दूरी दी जाती है। मतलब हमें अगर इन्हें कोई ईंट सपोर्ट लगा रहे हैं, तो किनारे पे लगा रहे हैं, तो किनारे से नापिएगा, ठीक है। और अगर कहीं बीच से सपोर्टेड है, बीच का मतलब क्या है, जैसे रोड के यहाँ पे सपोर्ट लगा देते हैं, इन दोनों के बीच की गैपिंग को ली जाती है। जैसे ये यहाँ पे जो है, इन दोनों के बीच जहाँ से सपोर्ट आपने लगाया है, जिस पे रख के इसको क्या वेट अप्लाई किया जा रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी होती है। तो यहाँ पे W आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिप्रेशन जो होता है, ये आपको दिखा लीजिए ना, बना लीजिए, यहाँ बेंडिंग दिखा दीजिएगा। बेंडिंग ही से हम W दिखाएंगे, आपने बेंडिंग दिखाया दूसरे वाले डायग्राम में, हो गया। क्या बेटा, मैं टेस्टर यहाँ लोग क्या करेंगे, आप रीडिंग ले रहे हो, कैसे क्या करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती तो माना भी जाता है, करंट चेक करेंगे। हाँ देखो, अब यहाँ डेल्टा जो दे रहे हैं ना, ये जो यहाँ बिल्डिंग बनी है, उसके बीच में हमारा क्या है, जो बेंडिंग फॉर्म हो रहा है, ये हमारा डेल्टा, मतलब जो बेंडिंग हुई, अगर ऐसे होता है इसी वजह से स्टेट रहता तो डेल्टा 0 होता है। यहाँ से जो डेल्टा हो रहा है, इसको हम टेंजेंट ड्रा कर दो, यहाँ से बीम के करस्पॉन्डिंग क्या ड्रा करो, टेंजेंट ड्रा करो। और ये जो बीम का आपकी बेंडिंग पोजीशन है, तो इनके बीच का जो एंगल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा। कितना उसमें क्या होगा, बेंडिंग होगी, उससे को आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा की वैल्यू हो गई, ठीक। W इंटू L की अपान, ये 4 है बेटा, 4 इंटू Y इंटू B इंटू X, ठीक है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे कि लेंथ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जैसे यही मान लो, अगर इसकी लंबाई इसकी दूनी कर दिया जाए तो बेंड होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेंथ अगर कम कर दिया जाए तो बेंड होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। दूसरा, यच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यच के बढ़ने के साथ उसे क्यूब के क्या प्रपोर्शन है, क्या इन्वर्सली प्रपोर्शन है बेंडिंग। अगर यच बढ़ाओगे तो आपके क्या जो यहाँ पे डिप्रेशन होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। लेकिन यच बढ़ने के साथ साथ ये भी कंडीशन हमारा जो विड्थ होनी चाहिए, विड्थ भी हमारा क्या, विड्थ की इन्वर्सली प्रपोर्शन है, इसके क्यूब के इन्वर्सली। तो विड्थ की वैल्यू की तुलना में ऐसा नहीं है, आपको डिजाइन कर सकते हैं। टेबल है, अब इस टेबल को कह दो जितनी इसकी थिकनेस है, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो विड्थ की वैल्यू बहुत हम इग्नोर नहीं करते, इस रेशियो में रखते हैं कि विड्थ भी हमारी क्या है, एक मेजरेबल वैल्यू में हो। बहुत ज़्यादा जैसे कि विड्थ को बहुत पतला कर दिया और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी है। इससे जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को बीच में बना है सपोज है, अगर इसकी ऊंचाई इसका 3 गुना कर दिया तो चौड़ाई कम कर दी, क्या स्टेबिलिटी रहेगी, वो फिर क्या करेगा, ऐसे तो नहीं बेंड होगा, लेकिन क्या साइड में बेंडिंग उसकी हो जाएगी। इसलिए फिर हम लोग इस तरह से रेशियो रखते हैं। सबसे कॉमन रेशियो 1:1.5 का होता है। आप लोग घर बनवाइएगा, डिजाइनिंग का जो व्यू का होगा उससे रेशियो करिएगा, ठीक। जैसे जो 12 इंच का भी रखा जाता है तो लगभग 18 इंच की ऊंचाई लिखी जाती है। अगर इंजीनियर से आप डिजाइन कराएंगे तो उसी रेशियो में लगभग डिजाइन करके देता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर जो इंजीनियर हो, पास्ट टाइम वाला होगा हो सकता है उल्टा कर जाएगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हम दिखा लेते बेटा, आगे लिख लीजिएगा, हो गया। सर इसका मतलब जो पहले पोजीशन बनाया गया है, इसमें हमें कोई भी अभी लोड नहीं आएगा, ये तो बेस केवल डिजाइन है, इस पर कोई लोड नहीं दिया। और जब लोड दिया तो बीच में क्या हुआ, ये कंप्रेस हुआ, झुक गया। तो जो झुका इतना लोड देने पर कितना लोड आप अप्लाई करेंगे, उसमें जो कंप्रेशन होगा, जितना एंगुलर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डेप्थ में डिक्रीजमेंट हो रहा है, वो कितना होगा उस चीज़ पर अगर ना हो नहीं हुआ तो 0। आपकी बीम इतनी वजह से यहाँ दबा है क्या, क्योंकि हमें इतना लोड नहीं दिया कि वो क्या करे, दब जाए, ठीक। अगर आप इतना लोड देते हैं
तब उस कंडीशन में लोड जितना बढ़ाएंगे उतना ही डिप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतनी। घर में हम जब डिजाइन करते हैं तो इस तरह से नहीं करते कि उसमें लोड दिया जाए उसके बाद जब जब पता लगा छतों पर लेके चलाया गया सर। और नीच क्यू अगर बहुत ज़्यादा मान नीच क्यू उसको मान लीजिए यहाँ से कर दी 50 मीटर ऊंचा कर दी। अरे वाह। और ये वाला चौड़ाई इसको 1 ही मीटर के तो अभी आप तुमने क्या आधे घंटे समझा रहे हैं कि भैया जब बीम बनाई जाती है उसकी चौड़ाई जो होता है और ऊंचाई का रेशो 1:1.5 सबसे कॉमन है, सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशन यहीं पे मिलती है। ये तो शुरू से जब से शुरू किया तब से यही हम समझा रहे हैं। अगर सर चौड़ाई ज़्यादा कर दिया गया इधर वाली कम किया ऊंचाई कम कर देंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। हैं क्यों सर? फार्मूला ही आपको बताता है। अभी अगर तो ये बढ़ा दें अपवर्ड रिलेशन में वो भी डेल्टा के अपवर्ड डाउनवर्ड रिलेशन में, अपवर्ड में नहीं, डाउनवर्ड में ये क्यूब के अकॉर्डिंग जैसे इसको अगर हमने 2 गुना या इसको अगर 2 गुना करेंगे तो उसके एंगुलर जो डिप्रेशन हो रहा था क्या उसका क्यूब यानी कि 1/8 टाइम आपका क्या करेगा घटेगा। और अगर विथ को आप 2 गुना कर देंगे तो खाली क्या हाफ हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। ऊंचाई को अगर आप यल मजबूती दिखा रहा है, एल मजबूती नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा कि एल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसके झुकने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अपना एक बस्ते बना दिया एक पोल और एक पोल हरैया बना दिया, कहते हमने ब्रिज डिजाइन किया है, अब इतना लंबा कहेंगे तो क्या करें अपने फ्लोर से गिर जाएगा। कमजोरी दिखा रहा है। हाँ कमजोरी दिखा रहा है, लंबाई ज़्यादा जितना लंबा होगा उसका उसमें कंप्रेस या टूटने के चांसेस क्या होंगे ज़्यादा होंगे। जितना इसीलिए क्या होता है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस तो बड़े हाथ बनाएंगे, क्या घर में इतना भी हम लोग बनाते हैं क्या? और घर में कमरा कितना होता है बेटा 12x15, 10x15, 10x12 ऐसे ही डिजाइन करते हैं। तो उसके से बीम जो होती है वो 1/1.5, ठीक है, जना जो डिज़ाइन होती है या 9x12 कर लेते हैं। जैसे आपके घर की रिक्वायरमेंट है, जैसे लोड की कितने फ्लोर आपको बनाना है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में लोड की अकॉर्डिंग लगेगा। बहुत घर में बनाते हैं नहीं बनाए पुराने जमाने किसी घर में नहीं बनता था। हाँ बेटा, हाँ वो भी नहीं गिरता था क्योंकि उसके ऊपर में उसने सिंगल फ्लोर बनता था, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बना डबल फ्लोर बना, ठीक है। तब वो चीज़ हम लोड के अकॉर्डिंग हमारे जैसी ज़रूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं सर। लेकिन अगर मान लीजिए और फ्लोर बनते गए तो वो मजबूती घटती है कि बढ़ती है सर? इस पर कुछ आप हैं ठीक है, आप ले लो, आपके सर पे ये बैठ गया, ठीक, अगले टाइम पे ये भी बैठ गया, अगले टाइम पे उनको भी बैठा दिया तो आपका लोड क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? सर हमारे सर पर पेन है। अरे पेन नहीं है, ये सर काम कर रहा है ये इसी प्रकार का मान लीजिए बहुत लंबा है, तो अगर हमारे ऊपर ये बैठ गए तो कुछ हमारा सपोर्ट और कुछ इनका सपोर्ट तो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा। अगर ऐसे चल तो गिर जाएगा, उसकी संभावना सर उस संभावना वो अलग चीज़ है। क्वेश्चन पहले कुछ और पूछ रहे थे, अभी कुछ और बदल दिए। उसमें सर ये नहीं लगेगा, उसमें इसका काम हो गया। ये ऑलरेडी यहाँ से सपोर्टेड हम नीचे से लगाया हुआ है, नहीं सर, हाँ नीचे से लगा रहे हैं इस कंडीशन में। हाँ। दूसरे के अगर आप कंडीशन जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जब बीम आती है यहाँ से आती है ना, इधर वाले जो बीम जाती है उसके साथ में जो आपका क्या होता है लोहा सरिया जो भी बोलते हैं उसको हिंज कर दिया जाता है कि बीम ऐसे खींचे ना इधर की तरफ, इसीलिए दीवार पर हम लोग सपोर्ट करते हैं ना, उसके साथ बीम के साथ अटैच किया जाता है। सर खींचे ना बट ये दबेगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे होगा ना कि कौन सा? अगर बीच में दबने का प्रयास करें तो इधर से तो ऐसा हमने प्रयास ये अगर दबेगा तो ये उसके बाद इसमें स्टेन डेवलप होगा, अगर ये वीक होगा तो यहाँ से टूट जाएगा। भाई जैसे आप मान लो जाते हैं ना, ठीक है, 15 मिनट पूरा जो है जैसे आप क्या ब्रिज बनाई जाती है, जब ब्रिज बनाई जाती है उससे गाड़ियाँ जाती हैं, तो गाड़ियाँ जब जाती हैं तो हम जहाँ बनाते हैं वो इतना स्टेबल बनाते हैं उसकी वजह से ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं होता। ये तो साइंटिफिकली दिखाया गया कि अगर हम लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाने के साथ हमारा क्या इफेक्ट होगा, इसकी लंबाई का क्या इफेक्ट होगा, चौड़ाई का क्या होगा, ऊंचाई का क्या होगा। इस इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली ऐसी कोई हम लोग ब्रिज नहीं डिजाइन करते हैं कि जब गाड़ी जाती है तो पूरा वो दब जाती है, दब जाता तो क्या होता है बाकी सिस्टम हमारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है उसमें ब्रेकिंग वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल जहाँ से हैवी लोडेड जाती हैं, ठीक है। और पहले के टाइम पे जो आयरन की गटर वाले बनाए जाते थे बेस, ठीक है, उसके इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। सीमेंटेड वाले में ऐसा फ्लेक्सिबल होगा सीमेंट टूट के नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो इतना स्टेबल बनाया जाता है कि उसके जाने से उस पर कोई डिप्रेशन नहीं होता है।
ये एक आइडेंटिकल कंडीशन में कहा जाता है कि यार ऐसा इतना लोड हम अप्लाई कर दें कि इसमें थोड़ा डिप्रेशन हो, तो वो डिप्रेशन जो है यहाँ पे बनाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लिए ठीक है। आपको घर वाला जो गिरने वाला नहीं, चिंता मत करिए, ठीक। चलिए बेटा आगे लिखिएगा, लिखिए टू मिनिमाइज द एरर। आपकी नोट करो बेटा, आपका डायग्राम गलत है, आपका डायग्राम में बना है गलत है दोनों। एक तो स्टेट वाला चलो ठीक है, लेकिन दूसरा डिप्रेशन आपका दिख ही नहीं, तो फार्मूला कहाँ लागू होगा? अरे व्यवस्थित थीटा खींच दिया है, बिना टेढ़े हुए थीटा कैसे बनेगा? चलिए लिखिए टू मिनिमाइज द डिप्रेशन इन द बीम, टू मिनिमाइज द डिप्रेशन इन द बीम it is designed as it is designed as I-shaped girder, GIRDER, जिसे हम गटर बोलते हो, गर्डर होता है GIRDER गर्डर। आप सुन लो बेटा, यहाँ तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी देखो जो गर्डर बनते पहले जब लोहे के बनाए जाते थे तो आपका उसका जो शेप होता था ना, ऐसे होता था। अभी देखिएगा कहीं अगर पड़ा होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस शेप का बनाना, ऊपर नीचे और बीच में क्या आई शेप का बनाया जाता था, ठीक है। अभी भी आप चले जाए हाईवे में, जितना फाइबर पे जो आपके ब्रिजेज बनी है ना, तो उनका क्या हुआ है, बीम का डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन की शेप में नहीं है। उस डिजाइन में आप देखते होंगे नीचे वाला पोर्शन ऐसे बनता है, ये इस टाइप का आपको वहाँ पे डिजाइन आपको मिल जाएगी। हाईवे में जो लोग आते होंगे, ठीक है, वहाँ क्लियर करेंगे। डिजाइन जो है आपका बीम का जो है इस शेप का टंकी बनाया जाता है, ठीक है, इस शेप का डिजाइन किया जाता है, ठीक। इस शेप के डिजाइन में आपके जितना मटेरियल हम लगाते हैं उस मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा इफिशियंट यही होता है, सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग, सबसे ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेबिलिटी इसी की होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसीलिए जितने भी पुराने टाइम में जो लोहे के गटर आते थे, अभी भी आप देखो जो अपना कैसे लोहे वाला पहले जो रेलवे ट्रैक देखे हो, रेलवे ट्रैक जो होता है देखो, ट्रैक से कैसा होता है, ऊपर नीचे चौड़ा बीच में पतला होता है, वो भी आई शेप का ही बनाया जाता है। सबसे लोड कम जो क्या है मटेरियल यूज करके सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ मिलती है इसी शेप में मिलती है, कम मटेरियल में ज़्यादा, कम मटेरियल में ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी शेप में मिलती है, ठीक है। जैसे ये जितना मटेरियल लगा है, अगर इसको इस शेप में और डिजाइन करें, इसकी स्टेबिलिटी और भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में लेस क्या मटेरियल यूज करके मोर स्टेबल शेप में डिजाइन कर सकते हैं। घरों में ऐसा रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा। जितना मटेरियल बचाओगे उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका लेबर चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या सीधा सीधा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है ना, बट जितना मटेरियल आप बनाते हो उससे आप बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी और भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, तो इसीलिए आई शेप का बनाया जाता है। तो क्या लिखा आपने जी, अरे इतना पतला भी नहीं रखते भैया कि वो एकदम तो क्या स्ट्रेट है, ठीक है। इतना आप जाके आज चले जाना हाईवे पे, कहाँ पे फ्लाईओवर जो बने हुए हैं, ठीक है। फ्लाईओवर चाहे यहाँ पे कौन सा बेटा हमारे घाट क्रॉस करो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप इधर से आते हो तो कहाँ मिलेगा, ठीक, बड़े बन के आगे, ठीक है। क्या चीज़, इसकी जो रेशियो होती है वो भी वैसी रेशियो बनाई जाती है। ये वाली जो चौड़ाई होती है, यहाँ से चौड़ाई मेजर करते हैं, ये चौड़ाई का 1.5 गुना से 1.5 से 2 गुना बनाते हैं। ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो विड्थ है, इसका ये क्या होता है, 1.5 से 2 गुना बनाया जाता है। अब जैसा उसकी डिजाइन है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ये लगभग यहाँ की चौड़ाई का आधा लिया जाता है, आधा का आधा मतलब 1/4 इसकी चौड़ाई का, और इसकी चौड़ाई का लेंगे हाइट का, तो उसके अलावा हम लोग क्या उसका और वे क्या होगा, उसका आधा का ले आगे। ये चीज़ें होती है। आप जाके देखिए ना, फैक्ट्री दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर कहीं हाईवे से आप गुजरते हैं, फाइबर जहाँ बना हुआ है वहाँ के बेटा जो बीम बनाए गए हैं इसी डिजाइन में आपको बनाए गए हैं, ठीक है। तो यह हमारे साइड से आगे हमारे का जो पुल बना है उसमें भी आप देख सकते हो, इधर वाला जो नया वाला पुल बना है, ठीक। चलो देखिए, तो जब चला करिए रोड पे तो साइंस में मिलेगी, अग्रेसिव किया करिए, ठीक। क्या बेटा, आई शेप गटर, आई शेप गटर, ठीक है। लिखिएगा अगला पॉइंट, फॉर ए बीम
विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर ए बीम विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर ए बीम विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डिप्रेशन इज गिवन बाई, डिप्रेशन इज गिवन बाई, okay, डेल्टा इक्वल टू W, फार्मूला जब लिखते हैं तो बीच में लिखा जाता है। कापी में जब आप लिखते हो ना, ठीक है, तो आप क्या लिखा, नीट एग्जाम में तो आपको राइटिंग और उससे मतलब नहीं है, बट जो भी आप सिविल एग्जाम लिखते हैं जैसे जो फार्मूला लिखते हैं ना, ये एकदम किनारे नहीं रहती, जब फार्मूला लिखे तो सेंटर पे लिखा करके, ठीक। बहुत सारे होते हैं लाइन यही दो यही लिख देते हैं, ठीक, तो कहते हैं हमारा नंबर वो एग्जाम में काट लिया वो दोस्त था, ठीक है। आप देखिए कैसे आया इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, डेल्टा इक्वल टू W इंटू एल क्यूब, W इंटू एल क्यूब अपान 12 पाई 12 पाई R के पावर 4 इंटू वाई, R के पावर 4 इंटू वाई, W एल क्यूब अपान 12 पाई R के पावर 4, यहाँ पे वही हो गया डेल्टा इक्वल टू W एल क्यूब 12 पाई R के पावर 4 इंटू वाई, ये 4 है बेटा पावर। ये तब के लिए है जब बेटा हमारा जो बीम है ना वो कैसा हो, सर्कुलर हो, इस टाइप का अगर हम लोग लगाते हैं, इसकी रेडियस R है बेटा, लेंथ L है, ठीक है, ये रेडियस हमारा कितना है R है, लेंथ L है। अगर इस शेप का आप बीम डिजाइन करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा, जब डिप्रेशन होगा अगर इस पर लोड आप अप्लाई करोगे तो वो डिपेंड करता है W इंटू एल के अपान 12 पाई R की पावर 4 इंटू वाई पे, ठीक है। रेडियस के पावर कितने पे 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस की वैल्यू जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ही क्या आपके यहाँ डिप्रेशन, इसके उड़ने के चांसेस, झुकने के चांसेस कम होंगे। अब इस पर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था बेटा कि जैसे जो बीम होती है सिलिंड्रिकल अगर बीम बनाई जा रही है तो अगर सेम मटेरियल आपको दिया है, जितना मटेरियल का बनाया जा रहा है, एक सॉलिड बीम बनाया गया और उतने ही मटेरियल का दूसरा हालो बीम बनाया गया। एक सॉलिड बनाया, जैसे मान लो जितने मटेरियल का है तब हो जाएगी हमने हालो बीम बनाया, कैसा बनाया बेटा, हालो बीम बनाया। जब हालो बीम बनाएंगे तो मटेरियल को यही कहाँ यूज हुआ ना, कहाँ यूज हुआ है, साइड से केवल आपने मटेरियल को यूज़ किया। तो अगर आपने हालो बीम बनाया बेटा और उसी मटेरियल को आप मेल्ट करके, ठीक है, फिर डिजाइन कर दीजिए सॉलिड बीम में, जब सॉलिड बीम में इसको डिजाइन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, अरे अब पूरा सॉलिड हो गया ना, तो पूरा जब सॉलिड हो गया तो इससे क्या होगा, रेडियस घट जाएंगे। ये हालो था बेटा, हालो सिलेंडर है, ठीक है, इसको आपने मेल्ट करके इसी मटेरियल को अगर आप सॉलिड में बदल देंगे तो जब सॉलिड में बदलेंगे तो रेडियस का मान क्या होगा, घट जाएगा ना। पूछा जाता है सेम मटेरियल का, एक हालो सिलेंडर है, दूसरा हमारा कैसा है सॉलिड सिलेंडर है, उतने ही मटेरियल का दोनों को हमने डिजाइन किया है, दोनों की लंबाइयाँ क्या लिया आपने सेम। पूछा जाता है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन मोर स्टेबल होगा, सॉलिड वाला या हालो वाला, हाँ, सॉलिड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा या हालो वाला। अगर सेम मटेरियल का आपने डिजाइन किया है इसमें सॉलिड वाला आपका मोर स्टेबल होगा या हालो वाला मोर स्टेबल होगा, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का, जितने मटेरियल का हमने इसको डिजाइन किया था हालो, उतने ही मटेरियल को मेल्ट करके हमने इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। सॉलिड ये रॉड हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया और ये हालो सिलेंडर है, तो उस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, हालो वाले का ज़्यादा होगा बेटा। यहाँ पे इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। देखो फार्मूला हमने क्या लिखा, डेल्टा इक्वल टू W इंटू एल क्यूब अपान 12 पाई R के पावर 4। मटेरियल हमारा जब सेम है, मेल्ट करोगे बेटा तो उसका सॉलिड, मतलब जितना आप एक नॉर्मल सरिया जिसे आपने हिंदी में बोलते हैं, जितना सरिया आता है उतने में आपका क्या 5 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक पतला क्या बना सकते हैं, सिलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में सिलेंडर तो आपका बनेगा क्योंकि इसकी रेडियस हमारी कैसी है, लार्ज है, तो उस कंडीशन में हमारी इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इस सॉलिड वाले की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होती है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा लोड वो बियर कर पाएगा। इसको क्या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, तब तो हम लोग सरिया क्यों डलवाते हैं, तो पाइप में डलवा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ ना बेटा कि हम लोग छत पर लगाते हैं तो उस पर सरिया क्यों डलवाते हैं, फिर पाइप भी डाल दिया जाए, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
प्रैक्टिकली ये सही बात है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके लिए अगर हम जितने का आपका सरिया जितना थिकनेस का होता है उसका 5 गुना चौड़ा तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। ठीक है, और जब सिलेंडर बनाओगे तो अभी जो 4 सेंटीमीटर 4 इंच का छत डालते हैं ना, तो हमें उसको 8 इंच 10 इंच ढालना पड़ेगा। उस पर लोड की वैल्यू जो हमारे कंक्रीट वगैरह है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना स्टेबिलिटी उससे बढ़ेगी नहीं, उससे ज़्यादा उस पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे हालों नहीं डालते, कौन सा डालते हैं, सॉलिड वाला डालते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोगों को सारे फैक्टर हम लोग देख के क्या करते हैं, तब कोई चीज़ डिसाइड होता है कहाँ किसका आप यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे टी साइड बनता है, अगर कोई स्कूल टी साइड लगाया जाता है या टी साइड आप लगाते हो, तो टी साइड लगाते हैं तो वहाँ पे हालो पाइप डालते हैं। क्या डालते हैं, हालो पाइप डालते हैं। अगर उतने ही हालो जितने हालो पाइप जितने मटेरियल का बना है कट करके साइड बना दो ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/r के पावर 4 के क्या इन्वर्स की प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती है। इसलिए जनरली जो होता है जहाँ पे जैसा नीड होता है, क्योंकि जब आपको क्या बनाना है, टी साइड बनाने के लिए तो नहीं दिखाना ना कंक्रीट हमें डालना ज़्यादा पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हालो यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ गए इतना। ये तो कंडीशन हो गया बेटा हमारे इस चैप्टर का जो एंडिंग पॉइंट था, यहाँ से मेन जो आपको पुटअप होता है वो दिखा दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट सॉलिड हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट होता है क्या चीज़, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, जैसे हम लोग द्रवों का प्रभाव वगैरह आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, तो आज थोड़ा सा हो जाए, फिर कल इसको देखा जाता है। अभी टाइम कितना बज सकते हैं, एक आज ऐसे हो गया था, आजकल रोज जाम लग जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे चीज़ आर क्या है इसका, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बीम का लो, जो सिलेंड्रिकल बीम है उसका क्या है यहाँ पे रेडियस है। ठीक, चलो थोड़ा सा हम लोग फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं, कल उसके बाकी चीज़ें किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी यूनिट होगी बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, हिंदी में पढ़ा हुआ द्रवों का प्रभाव। ठीक, देखो जब फ्लूइड होते हैं तो क्या ठीक, चलो देखो होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मीनिंग होता है, जी सर आप क्या बोल सर फार्मूला बता दीजिए। जैसे डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब ये डिप्रेशन, जैसे इसको तो दबाओगे, इसीलिए आपका डायग्राम ही गलत है। हमने बोला ना डायग्राम आप गलत बना रखे हो। जब ये दबेगा बीच में तो जितना एंगल इसका बेस से, जैसे बेस नीचे आएगा ना, बेस का टेंजेंट ड्रा करो और इस इंड का टेंजेंट ड्रा करो, दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, डेल्टा कहते हैं। मतलब कितना झुकाव हिंदी में कह रहे थे, कितना झुका, ठीक है, उसी को हम डेल्टा से। झुकाव क्या दर्शाता है, झुकाव क्या दर्शाता है, झुकाव दर्शाता है कि वो जितना लोड आप जाकर हैं, अरे ज़्यादा झुके तो कमजोर है। अगर सेम लोड पे एक नहीं झुका और एक झुक गया तो क्या होगा, जो झुक गया इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और जो नहीं झुका उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। जी सर, ठीक, और एक थप्पड़ मारने पर आप गिर गए तो आप मजबूत किए, मजबूत कोई हिले ही नहीं है। कल भी आपको वही बताया। नेक्स्ट कंडीशन आपका है फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं, जिसमें बहाव पाए, बहाव मतलब क्या, अरे फ्लूइड किसे कहते हैं, गैस को, लिक्विड को, दोनों को, या किसी को नहीं, फ्लूइड किसे कहा जाता है, गैस लिक्विड दोनों बहाव पाए। फ्लूइड में मतलब होता है बेटा जिसमें डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्लूइडिटी हो, यानी कि फ्लो करने की कैपेबिलिटी हो, फ्लो कर सके, उसे को हम लोग नाम क्या देते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या कर सके, फ्लो कर सके, उसी को नाम दिया जाता है बेटा क्या, फ्लूइड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फ्लूइड आपका होता है, फिर आप हमें यहाँ स्टडी करनी है इसकी लिक्विड की, बट फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस बोथ, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जैसे ये सॉलिड है, क्या हम मूव कर सकते हैं, क्या नहीं करता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो लगते हैं वो सबसे हाईएस्ट, बहुत से लार्जेस्ट होता है बेटा, इसलिए यहाँ पे फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है। जबकि रिलेटिवली लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसके रिस्पेक्ट सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होते हैं, इसलिए वो एक लेयर पे उसके
क्या लेयर के स्पीड में दूसरा फ्लो करता है, गैसेज में और ईजी हो जाता है, उसी को हम लोग फ्लूइड कह लेंगे। क्या कहेंगे? फ्लूइड कह लेंगे। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है, जो फ्लूइड आपका हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, थोड़ा सा सुन लीजिए, लोअर क्लास में भी आप पढ़ते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो तीनों फेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं या तीनों स्टेट को डिस्कस किया जाता है, वो उनके सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक, जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन फोर्स सबसे क्या होगा? ज़्यादा होता है। सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए आपका क्या होगा? मॉलिक्यूल पास होंगे, मॉलिक्यूल पास होंगे, उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। जो इनके मॉलिक्यूल के बीच की दूरी होगी वो सबसे क्या होती है? कम होती है। ठीक, दूसरा इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही कैसा होता है? डिफिनिट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सेपरेशन वेरी स्मॉल है, तो बाहर से स्लाइटली मतलब स्मॉल फोर्स अप्लाई करने पे या कह लो लार्ज फोर्स भी अप्लाई करने पे उनके सेपरेशन में चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, अब उस केस में क्या हो गया? रीजन क्या था? क्योंकि वो ऑलरेडी उनके बीच का सेपरेशन मॉलिक्यूलर सेपरेशन वेरी स्मॉल था। ठीक, दूसरी चीज़ होती है जब लिक्विड में बात करते हैं बेटा, तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं, बट गैसेस से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तब जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके रिलेटिवली क्या है? कम है, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन क्या होगा? रिलेटिवली ज़्यादा होगा। उनके मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन जो होगा बेटा रिलेटिवली क्या होता है? लार्ज होता है, हाई होता है। और जब उनके मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन आपका लार्ज है, मॉलिक्यूल के बीच का क्या है आपका? सेपरेशन रिलेटिवली लार्ज है, तो इसका मतलब उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हुई। और आप सॉलिड लिक्विड के केस में देखते हैं कि उनका जो वॉल्यूम हम लोग डिफिनिट मांगते हैं। जो वॉल्यूम आपका होता है क्या कंसिडर किया जाता है? डिफिनिट होता है, बट शेप आपका डिफिनिट नहीं माना जाता है। ठीक, शेप जिस हम पॉट में जिस बर्तन में उसे रखते हैं उसे शेप कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये कंडीशन हुआ। तीसरा आपका स्टेट जो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा गैसेस का, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू सबसे क्या होगी? स्मॉल होगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे बेटा स्मॉल होंगे, ठीक है, यानी जब आइडियल गैस की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है जीरो होता है। आइडियल गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू क्या मानी जाती है? जीरो मानी जाती है। बट क्योंकि नेचर में जो गैसेस पाई जाती है इनमें से कोई भी आइडियल नहीं होता बेटा। नेचर में जितनी भी गैसेज आपकी पाई जाती हैं हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रियल गैसेज बोलते हैं, हिंदी में शायद वास्तविक गैसेज बोलते हैं। ठीक, तो रियल गैसेज होती है। रियल गैसेज के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्लाइटली इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब थोड़ा बहुत आपका आकर्षण बल क्या होता है? काम करता है, स्लाइटली इंट्रैक्शन फोर्स आपका काम करता है। ठीक, तो उस इंट्रैक्शन की वजह से, लेकिन वो इंट्रैक्शन की वैल्यू वेरी वीक होती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली क्या होता है? उनका मोशन आपका होता है। ठीक है, तो इसी वजह से चूँकि उनका स्पेस कि उनका फ्री मूवमेंट आपका हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं नाइदर देयर वॉल्यूम ना क्या शेप आर डिफिनिट, ना तो उनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है ना ही क्या होता है? शेप डिफिनिट होता है। ठीक है, किसी भी गैस को जिस भी कंटेनर में आप रखते हैं, कोई भी गैस अगर है किसी भी आप कंटेनर में रख देते, छोटे बड़े जिस भी आपका शेप जितने साइज कंटेनर रखते हैं बेटा, वो पूरे वॉल्यूम को क्या करता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे घर में सिलेंडर आता है ना, खाना पकाते हो, ठीक है, जो सिलेंडर आता है आप किसी खड़े होते बेटा, घर में सिलेंडर आता है, खड़े हो, फर्स्ट में आए हो, पहले दिन आए हो, ट्वेल्थ कहाँ से हो? तो इतना लेट क्यों हो गया बेटा? आज नहीं लेट हो, तो लेट से क्यों आई हो? कई महीनों पहले से करना है। रजिस्ट्रेशन करवाया था अभी नहीं हुआ है, आएंगे तो बात कर लीजिएगा। आप भी साथ में हो, तो अभी संतुलित से हो, कितने % है? 80 तो आपका 80 PCB में कितना है? इसका नीचे वाले में कितना? चलिए आपका भी ऐसे ही प्रोग्राम तो बेटा ठीक है। तो सीरियल तो काफ़ी कुछ पढ़ा दी गई है, छुट्टी है फिर रिवाइज होने का मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। चलो देखो, बट रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब हम लोग बात करें आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए हमने खड़ा किया था, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रह गया, ठीक। चलिए बात कराना। तो गैसेस की हम लोग बात कर रहे थे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो आपके होते हैं, ठीक है, उनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है? सबसे कम है, फ्रीली मूवमेंट होता है। तो हम बोल रहे थे गैस सिलेंडर जो घरों में आते हैं वो कितने केजी होता है उसमें गैस?
गैस सिलेंडर कितने केजी होता है? ना मतलब 14.86 होता है, कहीं 14.2, कहीं 15.2, इतना ही है। 14 to 15 लाइक जाता है, अलग कंपनी का थोड़ा बहुत क्या डिफरेंसेज रहती है, ठीक। तो एवरेज हम मान लो 14 केजी ले लेते हैं। अगर 14 केजी के सिलेंडर को फ्री कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो शायद पूरा बस्ती के जितने घर हैं सब भर जाएंगे, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे हाई क्या प्रेशर पे से कंप्रेस करके, इसीलिए आप क्या कहते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब घर में आता होगा, ठीक है, मैंने खुद भी सुना है, गांधी जी ने बोला हमारे घर में सिलेंडर में पानी भर के दे दिया है, ठीक। कभी हिलात की होगी, हिल गया होगा, पानी जैसे लगा होगा, उन्होंने कहा पानी भर के दे दिया है, ठीक है। बेटा वो सबके घर में पानी के ही काम में आता है, पानी मतलब लिक्विड, ठीक है। रीजन क्या होता है बेटा, उन्हें हाई प्रेशर पे उसे कंप्रेस किया जाता है कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होता है काफ़ी घट जाता है, और जब घट जाता है तो वो गैस क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। इसीलिए जब गैस सिलेंडर घर पे आता है, अगर नाजर को आप उंगली से प्रेस करिए ना तो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। लेकिन जैसे बाहर आता है तो क्या हो जाता है, फिर वेपराइज हो जाता है, वेपर, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस कंडीशन में वो वेपराइज हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर गैस को भी हम हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, हाई प्रेशर जब अप्लाई कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। तो एक आपका फेज चेंज करने का एक मोड होता है बेटा। तो यहाँ से तो हमने तीनों पेजेस क्या होते हैं, इसलिए बोला जाता है गैस का ना तो कोई अपना डिफरेंट वॉल्यूम होता है, ना ही डिफरेंट क्या होता है, शेप होते हैं। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, स्प्रे आप करते हो और फैलता क्या है, सराउंडिंग में आप तक पहुँचता है, ठीक। तो कंडीशन आपने क्या किया, थोड़ा सा स्प्रे किया, बट वॉल्यूम क्या जितने एरिया में है, ठीक है। अगर हवा बहुत तेज नहीं चले तो सराउंडिंग का क्या उसके फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो लगाने वाले फ़ायदा कौन ज़्यादा उठाता है, पड़ोसी वाला, ठीक। तो इसलिए जो है आप खुद में लगाएंगे तो पड़ोसी बोले तो लगा दिया, इन्वेस्टमेंट में उसका फायदा आपको भाई क्या, ठीक है। खुद से मतलब है आप लगा रहे हैं, पड़ोसी लगाया हो यार। तो चीज़ें ये आपकी हो गई बेटा किसके लिए, पेजेस के लिए आप लोग बात कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है लिक्विड पेजेस का लिए, ठीक है। तो लिक्विड में जो कंडीशन आपका होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा विस्कस फोर्स, थोड़ा समझा दिखाने की काम कल करेंगे। जैसे सॉलिड के बीच में दो सरफेस के बीच में, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था फ्रिक्शन, सॉलिड सरफेस के बीच में क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स एक बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे ये डस्टर है, हमने इसको पुश किया, गया आगे रुक गया, डेट मीन्स कोई ना कोई इस पर अपोजिंग फोर्स लगा देगा तभी रुका। आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, साइकिल पे पेडल मारना बंद करें तो थोड़ी दूर जाके क्या होता है, रुक जाता है। इसका तो रोड और टायर के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन से क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन का। ऐसे बेटा लिक्विड के दो लेयरों के बीच में अपोजिट फोर्स लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी आपकी होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। जो अपोजिट टेंडेंसी आपकी होती है दो लेयर के बीच में, उसी को नाम देते हैं बेटा विस्कोसिटी। और जो फोर्स डेवलप होता है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। अब एक बेसिक डिफरेंस आता है फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स में। जब फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बोला गया है वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किसी बॉडी पे लगने वाला, जैसे मान लो बॉडी था आपका, हम लोग ने पूरा चैप्टर ये भी पीछे पढ़ा था, अगर मास या मैग्नेटिक था, अप्लाइड फोर्स हमने यह किया तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ही इधर होता। हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल टू म्यू इनटू आर। यही हमारा क्या होता था, आर के बराबर। यहाँ पे पढ़ा था म्यू इनटू एम का मॉड्यूलस सरफेस पे रखा था, ये पढ़ा था ना बेटा। यहाँ पे ये नहीं कहा गया था बॉडी ऐसी है या चपटी है, ऐसा कुछ कहा गया था क्या, कि ऐसा रखेंगे अगर मास एम है तो mg है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी कि वही रहता है, वही रहता। मतलब अगर मास सेम है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होता था, तो बेटा चाहे बॉडी ऐसे सेफ हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वर्टिकली खड़ा कर दीजिए, हर कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लगती थी, सेम लगता था, ठीक। बट विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन में डिफरेंस ये होता है, विस्कस फोर्स बेटा कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट एरिया मतलब दोनों जो लेयर हैं जिसके बीच में वो डेवलप हो रहा है, लग रहा है, वो उसके कॉन्टैक्ट एरिया कितना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट में है, उस कॉन्टैक्ट एरिया पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे बेटा कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इस केस में आपका कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता था फ्रिक्शन फोर्स, जबकि विस्कस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कॉन्टैक्ट एरिया पे क्या करेगी, डिपेंड करती है। तो ये दोनों में बेसिक क्या हो जाता है, आपका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा, पढ़कर घर से पढ़ के आइएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, सभी बुकों में होगा, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव जो भी है, ठीक है। सारे बुक में फ्लूइड मैकेनिक्स आपको दी गई है।
बस थोड़ी सी चीज़ें जो आप नॉन कम्पिटिटिव है वहाँ पे थोड़ा सा कम दिया गया है, कम्पिटिटिव होगी तो थोड़ी ज़्यादा दी गई होगी, ठीक है। तो उस केस में फिलहाल हम लोग को पढ़ना है, कल पढ़ के आइएगा, बाकी कल स्टार्ट करते हैं। जल्दी पानी पीजिए, सर आ गए हैं।